हम लोग पढ़ेंगे पंजाब का इतिहास और पंजाब को कैसे अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया, कैसे हराया। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि बंगाल में जो युद्ध हुए, दो युद्ध हुए, प्लासी का और बक्सर का, 57 में और 64 में, 1757 और 1764 में। एक में कूटनीतिक दम पे जीतेंगे, एक में सैन्य बल के दम पे जीतेंगे। जीत करके अब आ जाएंगे पैसों की तरफ। मैसूर में 4 युद्ध होते हैं और 3 संधियां होती हैं, क्योंकि चौथे में तो टीपू सुल्तान मर जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे कोई संधि नहीं होगी। जब सामने वाला कोई बचेगा तो संधि क्या होगी। 3 संधियां होती हैं, उसकी ट्रिक बताया था मैडमा श्री, ट्रीटी ऑफ मद्रास, मैड MAD, MA मा मतलब मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है, और श्री मतलब श्रीरंगपट्टनम। तो मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। इससे इतिहास पता हो जाएगा किसका, मैसूर का। मैसूर में दोबारा फिर वोडियार वंश को स्थापित कर दिया जाता है एक पपेट वंश के तौर पे, और कृष्णा राजा 3 को एक पपेट राजा बना दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद मराठा लोग जीतते हैं। मराठा बहुत कमजोर हो चुके होते हैं, क्यों? क्योंकि 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था मराठा में, और बहुत बुरी तरह से मराठा हार जाते हैं और बहुत कमजोर हो जाते हैं। जब वंश कमजोर हो जाता है तो लोग आपस में अपनी पावर को बचाने के लिए, अपने डोमिनेशन को बचाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। इसका फायदा उठाते हुए अंग्रेज कई संधियां करते हैं, ठीक है, और उन संधियों के दम पे कूटनीतिक चाल चलते हैं, ठीक है, और उसके दम पे मराठा को भी वो जीत लेते हैं पूरी तरह से, ठीक है। ये 3 हो गया में, तो इसको जीत गया। अब बचा पंजाब, ठीक है। हाँ, एक तरफ, दूसरी तरफ फ्रांस को भी हरा देते हैं। फ्रांस को कहाँ हराते हैं? जब फ्रांस को जो है गंडीवास का युद्ध होता है, 1760 में गंडीवास का युद्ध होता है, जिसमें सर एयरकूट ने इसको हराया, काउंट दे लाली को कूट दिया था, हमने बताया था, लाली को कूट दिया था। काउंट दे लाली किसके थे? फ्रांस के कमांडर थे, और सर एयरकूट किसके कमांडर थे? ब्रिटेन के। और सर एयरकूट ही हराते किसको? हैदर अली को हराते हैं। हैदर अली को सेकंड मैसूर वॉर में हैदर अली को भी सर एयरकूट ही हराते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा रिकैप था, और इसके बाद हम चलते हैं पंजाब को। लेकिन पंजाब पढ़ने से पहले सिख गुरुओं को भी पढ़ेंगे, सिखिज्म को भी पढ़ेंगे, ताकि ये भी टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाए, ठीक है। तो गुरु नानक पहले गुरु थे, ठीक है, और यहीं से गुरुओं का सिलसिला शुरू होता है। 10 गुरु आते हैं, है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले गुरु थे गुरु नानक, ठीक है। गुरु नानक साहब पैदा होते 1469 में, 1469 पैदा होंगे तलवंडी पाकिस्तान में। ये कहाँ पे? लाहौर में है। तलवंडी पाकिस्तान के अंदर एक लाहौर जगह है, वहां पे पैदा हुए थे। लाहौर किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, ठीक है। उसको ननकाना साहब भी बोला जाता है। जो पंजाब का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा पंजाब का क्षेत्र था एक समय में, जब पाकिस्तान इंडिया एक ही में था, तो काफी बड़ा वो एरिया बनता है पंजाब का। आज भी जो पूर्वी पंजाब है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है, और जो पश्चिमी पंजाब है पूरा पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब का क्षेत्र पाया जाता है, मतलब है वहां पे। इन्होंने वेद को अस्वीकार किया, ही रिजेक्टेड विदाउट अथॉरिटी को रिजेक्ट किया, वेद की अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया। ये बाबर के समकालीन थे, ठीक है। अब एक तरफ देखो मुगल एम्पायर, भारत के अंदर मुगल एम्पायर स्टेब्लिश हो गया, और एक तरफ गुरु नानक जी ने जो है सिखिज्म को शुरू किया और सिखिज्म को बढ़ावा दिया। सिखिज्म का मतलब होता है लेसन, पाठ, ठीक है। बाबर के समकालीन थे, ठीक है, बाबर के समकालीन थे। ये सवाल आया हुआ है, आ चुका है। इनका रियल नेम था लहना, इन्होंने गुरु का लंगर शुरू किया। गुरु का लंगर कहाँ पे लगता है? जहाँ पे गुरुद्वारा होता है वहां पे गुरु का लंगर लगता है। मतलब कोई भी अमीर हो या गरीब हो आकर के पेट भर के खाना खा सकता है, ठीक है। अमृतसर में तो बहुत ही बड़े स्तर का गुरु का लंगर लगता है, जो वर्ल्ड नोन है, पूरी दुनिया में फेमस है। इसके बाद जो है गुरु अंगद,
गुरु अंगद आते हैं। अच्छा, अब ये जो जितने भी गुरु दे रखे उसको सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है, इसलिए कह रहे हैं कि जैनिज्म में सवाल आया था, जैन तीर्थंकार दे दिया था, ठीक है, 24 तीर्थंकार है, 4 या 5 दे दिया था, उसको बोला था कालक्रम अनुसार लगाइए। और आरओ में बहुत ही ज़्यादा सवाल आते हैं कालक्रम से कि क्रोनोलॉजी में चीज़ें लगाइए, इवेंट्स में चीज़ें लगानी है कि कौन कौन सी सीक्वेंस में इवेंट्स हुए थे। कम से कम 15 सवाल तो आते ही आता है, 12 से 15 सवाल। अब आए गुरु अंगद जी, इन्होंने गुरु नानक के वर्क को कंपाइल किया, इन्होंने गुरु नानक के कामों को संकलित किया, उन्होंने जो बोला था उसको संकलित किया, ठीक है, उसको संकलित किया। और इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट दी, गुरुमुखी लिपि या स्क्रिप्ट इन्होंने शुरू करी। तो हमने इसको ऐसे याद किया, अंग और मुख, ठीक है, इसको ऐसे याद, मतलब किसी भी ट्रिक से याद करो, बस याद होना चाहिए। गुरु अंगद ने शुरू किया था गुरुमुखी स्क्रिप्ट, अंग और मुख, ठीक। फिर आए गुरु अमरदास जी, इन्होंने आनंद कराज विवाह की व्यवस्था शुरू की थी, आनंद कराज विवाह की व्यवस्था शुरू की थी। इन्होंने हिंदू पद्धति से जो विवाह होते थे उसको अस्वीकार किया और आनंद कराज व्यवस्था शुरू की, जिसमें बहुत ही बिना किसी ताम झाम के, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ शादियां होती थी, ठीक है। आनंद कराज विवाह व्यवस्था शुरू करी और इन्होंने सती व पर्दा व्यवस्था को खत्म किया। इन्होंने सिखिज्म के अंदर सती व पर्दा व्यवस्था को खत्म कर दिया, ठीक। अब आएंगे गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, ठीक है, ठीक है। उसके बाद गुरु रामदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। और अकबर ने गुरु रामदास को जो है जमीन दी थी, बल्कि गुरु रामदास की बेटी को जमीन दी थी, ठीक है। और उन्हीं के जमीन पे अमृतसर को बसाया गया था, उन्हीं की जमीन पे अमृतसर को बसाया गया था, ठीक। अमृतसर को इन्हीं की जमीन बसाया गया था, जो अकबर ने जमीन दी थी। और यहीं पे इन्होंने शुरू कराया गोल्डन टेम्पल का निर्माण, ठीक है। गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने शुरू कराया था? गुरु रामदास ने शुरू कराया था, गुरु रामदास ने शुरू कराया था। उसका गोल्डन टेम्पल, इसको श्री दरबार साहिब भी बोलते हैं, श्री दरबार साहिब और हरमंदिर साहिब। गोल्डन टेम्पल, श्री दरबार साहिब और हरमंदिर साहिब का आधारशिला किसने रखी थी? मियां मीर ने रखा था, मियां मीर ने रखा था, ठीक है। हरमंदिर साहिब, श्री दरबार साहिब और गोल्डन टेम्पल, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत है तो उसके लिए माफी चाहेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। गुरु अर्जन देव, देखो गुरु रामदास जी ने शुरू कराया था, इसको कंप्लीट कोई और कराएगा, अभी आगे आएगा। गुरु अर्जन देव के पास खुसरो आया, ठीक है, उनकी शरण में, और उनको जो है गुरु अर्जन देव ने सपोर्ट किया। खुसरो कौन थे? जहांगीर के बेटे थे, ठीक है, बागी बेटे थे। और फिर जहांगीर को ये इस चीज़ का भनक लग जाता है कि गुरु अर्जन देव ने उनको सपोर्ट किया है, और जहांगीर उनको अरेस्ट कर लेंगे और मार देंगे, ठीक। इनका पहला जो कर्तव्य होता है, सिख के इतिहास में पहले महान शहीद बोला जाता है इनको, सिख के इतिहास में पहले महान शहीद इनको बोला जाता है, ठीक है। अर्जन देव ने तो बड़प्पन से खुसरो को सपोर्ट किया, लेकिन जहांगीर ने उनको कत्ल करवा दिया, ठीक। इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था, और गोल्डन टेम्पल का निर्माण भी पूरा करवाया था, आदि ग्रंथ का संकलन किया किसने? गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया और गोल्डन टेम्पल का या स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। इनको सिख इतिहास के पहले शहीद माना जाता है, महान शहीद, ठीक। किसने कत्ल करवाया? जहांगीर ने इनको मरवा डाला, ठीक।
इनको शहीद सरताज भी बोला जाता है, शहीद सरताज भी बोला जाता है, शहीद सरताज भी बोला जाता है। इसके बाद आएंगे गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, ठीक है, गुरु हरगोविंद भी आएंगे। इसके बाद इन्होंने क्या निर्माण करवाते हैं, अकाल तख्त का निर्माण करवाते हैं। ये अकाल तख्त का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। अकाल तख्त का जो निर्माण करवाते हैं वो गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर के जस्ट सामने करवाते हैं, और ये एक तरह का सीट होता है, सीट ऑफ पावर, ठीक है, राजगद्दी। जो उस पर बैठेगा वो जो है सिख के जो मिस्ल होते हैं ना उनको रूल करेगा। मिस्ल मतलब वो ग्रुप जिसमें सिखिज्म आते हैं, मतलब एक तरह का गांव या एक तरह का मौजा, ठीक है, जिसके अंदर सिख लोग रहते हैं। और ऐसा क्यों शुरू हुआ, अकाल तख्त का निर्माण क्यों कराया गया, ताकि पावर डोमिनेशन बनी रहे और सिख एक यूनाइटेड रहे, सिख यूनाइटेड रहे, एक वॉइस के अंदर यूनाइटेड रहे, इसलिए अकाल तख्त का निर्माण करवाया गया था। और उन्होंने जहांगीर और शाहजहां के अगेंस्ट युद्ध छेड़ दिया, मतलब युद्ध मतलब अब इन्होंने रेजिस्टेंस शुरू किया, क्योंकि इनके फादर का, अर्जुन देव का कत्ल हो गया था, ठीक है। उसके बाद आए गुरु हर राय साहब, गुरु हर राय साहब। इन्होंने भी क्या किया कि दार्शनिकों को आश्रय दिया था, दार्शनिकों को आश्रय दिया था। और दारा सिकोह एक बहुत ही उदारवादी राइटर था और एक बहुत ही लिबरल पर्सन था, ठीक है। उसकी कई किताबें हैं, इसने पुराणों का भी संकलन किया था, उसका ट्रांसलेशन किया था, ठीक है, जिसको बोला जाता है सिर्रे अकबर। और ये जो है शाहजहां के पुत्र को उसने आश्रय दिया था, और ये औरंगजेब के समकालीन था, ये औरंगजेब के समकालीन था, औरंगजेब के समकालीन था। गुरु हरकिशन साहब, इसके बाद आएंगे गुरु हरकिशन साहब, ये भी औरंगजेब के समकालीन थे, क्योंकि औरंगजेब का जो समय था राज करने का लगभग 50 साल था। फिर गुरु तेग बहादुर, ये भी औरंगजेब के समय थे, और इन्होंने आनंदपुर बसाया था, आनंदपुर बसाया था। आनंदपुर एक जगह है, एक टाउन है, उसको गुरु तेग बहादुर ने बसाया था, ठीक है। और ये औरंगजेब के द्वारा मार दिए जाते हैं, ठीक है। अगर सवाल ऐसे आता है कि वो कौन से दो गुरु थे, सिख गुरु थे, जिनको मुगलों ने मरवा दिया, तो एक तो है गुरु तेग बहादुर और एक है गुरु अर्जुन देव। ऐसे सवाल बन सकता है, थोड़ा सा यूनिक सा, इस तरह के सवाल बन सकते हैं। और ये भी एक यूनिक सवाल होगा कि अगर सीक्वेंस पूछ ले, अगर क्रोनोलॉजी पूछ ले, गुरुओं का क्रोनोलॉजी पूछ ले, तो भी ये सवाल बन सकता है। फिर हर गुरु गोविंद सिंह आए, लास्ट गुरु, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह लास्ट गुरु, ठीक है। इन्होंने खालसा बनाया, और इन्होंने यहाँ पे अकाल तख्त जो बनाया था, तो इस बात का हिंट दे दिया कि सिख को यूनाइटेड रहना है, ताकि अगर कभी भी आपदा आए, ठीक है, तो हम एक यूनाइट होकर एक वॉइस के तहत लड़ाई कर सकें, ठीक है। और इन्होंने खालसा बना दिया, खालसा में एक सैनिक समूह, सिख लोगों का एक सैनिक समूह बना दिया, क्योंकि दो बड़े गुरुओं का कत्ल हो चुका था, उनका मर्डर हो चुका था। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने एक सैनिक समूह बनाया जिसका नाम था खालसा, और ये भी इनका भी कत्ल होता है वजीर खान, लेकिन वजीर खान जो है वो जो है मुगल नहीं होता है, इसलिए हमने पहले बताया कि सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनको कत्ल किया मुगलों ने, ठीक है, 2 ही सिख गुरु हैं। इन्होंने बंदा बहादुर को मरने से पहले इन्होंने बंदा बहादुर को अपॉइंट कर दिया था, और ये बोला कि हम आखिरी गुरु हैं, इसके बाद कोई गुरु नहीं होगा। और इन्होंने जो 10 लिविंग पर्सन गुरु थे, जो, ठीक है, लिविंग पर्सन गुरु थे, और इन्होंने आखिरी गुरु किसको माना, 11 गुरु माना इन्होंने किसको, गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने आखिरी और 11वां गुरु माना, जो एक नॉन लिविंग थे, मतलब नॉन लिविंग मतलब बुक थी, सॉरी मतलब बुक थी वो, ठीक है, उसको इन्होंने आखिरी गुरु माना, जिसको बोला जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। अगर सवाल आएगा आदि ग्रंथ का संकलन कब हुआ, किसने किया, तो गुरु अर्जन देव ने। और गुरु ग्रंथ साहिब में इन जितने भी गुरु थे, बाद में जितने गुरु आए, सबकी अच्छी अच्छी बातें उसका संकलन है। और बहुत से हिंदू और मुस्लिम जो सूफी सेंट हुआ करते थे, जो बहुत पहुंचे हुए बाबा हुआ करते थे, उन सब का संकलन इसके अंदर मिलता है। जैसे एक सवाल आता है कि जो है बाबा फरीद का संकलन इसके अंदर मिलता है,
तो सवाल जो क्या है कि किस मुस्लिम बाबा का जो है संकल्प गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर मिलता है, तो वो बाबा फरीद आंसर होगा। अब देखो यहाँ के बाद अब क्या होगा, गुरु अब यहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब की, जो अंग्रेजों ने पंजाब को जीता। तो गुरु गोविंद सिंह मार दिए गए वजीर खान के द्वारा। वजीर खान एक अफगानी पठान था। कहाँ पे? नंदेड़ में, महाराष्ट्र, नंदेड़ महाराष्ट्र में इनका कत्ल हो गया। और इसके बाद वो हमने बताया था कि मरने से पहले ही बंदा बहादुर को सैन्य जनरल बना के जाते हैं, सैन्य जनरल बना देते हैं कि तुम आगे लड़ाई लड़ना। तो ये बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह का फॉलोअर भी होता है और एक सैन्य जनरल भी होता है खालसा का। और इसका रियल नेम होता है गुरु बख्श सिंह। गुरु बख्श सिंह होता है, गुरु बख्श सिंह होता है। और इसने रिवोल्ट किया, जब जिस समय रिवोल्ट किया उस समय बहादुर शाह रूल कर रहा था। जिस समय रिवोल्ट किया उस समय बहादुर शाह रूल कर रहा था। ठीक है। और ये जो है मार दिया जाता है किसके द्वारा? फारूक सियार के द्वारा मार दिया जाता है। फारूक सियार के द्वारा मार दिया जाता है। फारूक सियार वही है जिसने अंग्रेजों को 1717 में फरमान देता है बिजनेस करने का, ड्यूटी फ्री बिजनेस करने का। ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि बंदा बहादुर डिफीटेड है फारूक सियार। फारूक सियार वही था जो 1717 में फरमान देता है, ठीक है, दस्तक देता है कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड करो। किसको फरमान देता है? अंग्रेजों को फरमान देता है। ठीक है। अंग्रेज उसी का मिसयूज करते हैं। बंगाल जो प्लास्टिक युद्ध होता है उसके पहले वही एक कारण बनता है। जब उसको मिसयूज करते हैं तो एक बहुत बड़ा कारण बनता है उसके युद्ध का। ठीक है। अब 1784 में क्या होगा? कपूर सिंह फजलपुरिया। कपूर सिंह फजलपुरिया का एक मिसल है। मिसल मतलब एक मौजा जिसमें सिख लोग रहते थे। मौजा या गांव, ठीक है, यह एक टाउन जैसा कस्बा जिसमें सिख लोग रहते थे जो लड़ाई करते थे, मतलब जो फाइट करते थे, ठीक है, अपने उसके लिए, अपनी मिसल के लिए। तो कपूर सिंह फजलपुरिया ने ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया दल खालसा के अंदर। इनको दल खालसा के अंदर संगठित किया। अगर आएगा खालसा किसने शुरू किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। अगर दल खालसा तो फजलपुरिया, कपूर सिंह फजलपुरिया ने शुरू किया। इसके बाद सिख कंसोलिडेट हो गए, संगठित हो गए पूरी तरह से। किसमें? मिस्र में। मिस्र मतलब सैन्य भाईचारा। एक मौजा या गांव है, उसमें जो सिख लोग रहते हैं उनके अंदर एक ब्रदरहुड है, एक यूनाइटेड जो है सिखिज्म के लिए लड़ने के लिए। ठीक है। उस टाइम पंजाब तो था नहीं, सच एक ये था, एक वो था, एक समझ लो एक कम्युनिटी थी, उसके लिए उनको लड़ाई करना था। ठीक है। तो इसी के नाम से ये 12 मिस्र होते हैं, टोटल 12 मिस्र होते हैं। यही 12 मिस्र बाद में मिल करके पंजाब बनाएंगे। ठीक है। यही बाद में मिल करके पंजाब बनेंगे। ठीक। तो मिस्र मतलब एक सैन्य भाईचारा बात कर रहे थे। हाँ, 12 इंपॉर्टेंट मिस्र हैं। मिस्र मतलब सैन्य भाईचारा, गांव या मौजा या क्षेत्र या कस्बा जिसमें सिख लोग रहते थे लड़ाई के मकसद से। इसको बोलते हैं सैन्य भाईचारा, मिलिट्री ब्रदरहुड। वो एक यूनाइटेड कॉज के लिए लड़ते थे। ठीक। अब हम रणजीत सिंह की बात करेंगे। रणजीत सिंह ये एक आंख से अंधे थे और ये बोलते थे भगवान ने मेरी आंख इसलिए ले ली ताकि हम सबको बराबर की नज़र से देख सकें। ठीक है। ये इनका स्टेटमेंट है कि भगवान ने मेरी नज़र इसलिए ले ली, एक नज़र इसलिए ले ली ताकि मैं सबको एक नज़र से बराबरी के तौर पे देख सकूं। ठीक है। तो इन्होंने कैप्चर किया मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। जब ये 12 साल की उम्र में होते हैं तो इनके फादर की डेथ हो जाती है और बहुत कम उम्र में इनको सत्ता संभालनी होती है। और ये बहुत बहादुर होते हैं। 12 मिस्र में से सिर्फ एक ही मिस्र होता है जो मतलब टिका रहता है, जो टूटता नहीं, बिखरता नहीं है। और रणजीत सिंह का मिस्र होता है सुकर चकिया मिस्र। इसी मिस्र से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है। इनके फादर का नाम होता है महान सिंह। और इनके फादर भी सुकर चकिया मिस्र के होंगे, जाहिर सी बात है।
और इन्होंने दो राजधानी बनाते हैं, एक लाहौर में, एक अमृतसर में। लाहौर की जो राजधानी होती है वो राजनैतिक राजधानी होती है, और अमृतसर की जो राजधानी होती है वो धार्मिक राजधानी होती है। लाहौर को इन्होंने कब्जा किया था 1799 में, ठीक है, 1799 में इन्होंने लाहौर को कब्जा किया था। और 1809 में ये इनकी एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज कोशिश कर रहे होते हैं किसी तरह से रणजीत सिंह को डोमिनेट किया जाए और उनसे मनमानी ट्रीटी संधि साइन करवा लिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रणजीत सिंह अपने अनुसार संधि को साइन करते हैं 1809 में, और 1839 में फिर उनका देहांत हो जाएगा। 1839 में उनका देहांत हो जाएगा, और इनके देहांत होने के बाद ही डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा, बिखराव शुरू हो जाएगा। इसमें जो है पंजाब का बिखराव शुरू हो जाता है, ठीक है। इन्होंने जो पूरा साम्राज्य, पूरा वंश जो शुरू किया था उसका बिखराव शुरू हो जाएगा। इनके बेटे फिर आते खड़क सिंह, कुछ समय के लिए शासन संभालते हैं। इनके बेटे खड़क सिंह कुछ समय के लिए शासन संभालते हैं, लेकिन इतने काबिल नहीं होते हैं, इस वजह से ये भी खत्म हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद। कुछ दिनों के बाद दिलीप सिंह आते हैं, मतलब बीच में भी एक गुरु लोग आते हैं, दिलीप सिंह आते हैं। दिलीप सिंह जो है इनको अंग्रेजों का सपोर्ट रहता है, और वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये भी खत्म हो जाते हैं। और एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है रणजीत सिंह से संबंधित ये कि रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा किसने दिया था? अफगानिस्तान के शाह सूजा ने दिया था। अफगानिस्तान के शाह सूजा ने दिया था। अफगानिस्तान के शाह सूजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। अब रणजीत सिंह भी नहीं है और उनके कोई बेटे नहीं है इस काबिल, तो अब क्या होगा? जो सिख एम्पायर है वो बहुत कमजोर हो जाएगा। यहाँ पे ये भी सोने पे सुहागा होता है कि लाल सिंह और तेजा सिंह, ठीक है, इन लोगों ने धोखा भी दे, ये लोग धोखा भी दे देते हैं। धोखा देने से अंग्रेज के लिए और आसान हो जाता है मनमानी करने में और अपने हिसाब से संधि साइन करवाने में। तो 1846 में एक संधि साइन होती है और युद्ध खत्म हो जाता है, हार जाते हैं क्योंकि धोखा दे देते हैं, तो कोई लड़ाई होता नहीं, बहुत मार काट होती है, लेकिन एट द एंड अंग्रेज जीत जाते हैं। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है 1846 में। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है 1846 में। यहाँ भी वही फालतू की बकवास कि हमने तुम्हारी वजह से युद्ध लड़ा है, हमारे युद्ध में नुकसान हुआ है, उसके लिए आप क्षतिपूर्ति दो, ठीक है। मतलब हमने आपके ऐसे युद्ध लड़ा है, आप हमको क्षतिपूर्ति दो। कौन कह रहा है ऐसा? अंग्रेज कह रहा है। अंग्रेज कह रहा है हम तुम्हारे से युद्ध लड़े हैं तो हमारा नुकसान हुआ उसमें, आप हमको क्षतिपूर्ति दो। कितना? 1 करोड़ की क्षतिपूर्ति, सोच लो, 1 करोड़ की क्षतिपूर्ति, ठीक है। और दलीप सिंह को शासक बना देंगे, दलीप सिंह को शासक बनाएंगे दोबारा, ठीक है। तो दलीप सिंह वही होते हैं जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, अंग्रेजों का इनका सपोर्ट रहता है एक पपेट शासक बनाने के लिए, तो दलीप सिंह को दोबारा ये शासक बना देंगे, ठीक। और अब इतना क्षतिपूर्ति देने की तो हिम्मत होती नहीं है, क्योंकि जो सिख एम्पायर होता है बहुत कमजोर हो चुका होता है, ठीक है। भुखमरी बहुत हो जाती है, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होता है, राजस्व अच्छा नहीं आता है, तो क्या करते हैं कि जम्मू कश्मीर को बेच देते हैं, किसको? गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर बेच देते हैं पूरा। उस टाइम सिख एम्पायर में जम्मू कश्मीर भी आता था, तो पूरा बेच देंगे, किसको? गुलाब सिंह को बेच देंगे। और अब क्या होगा कि कुछ सिख को लगेगा कि ये जो है जो ट्रीटी हुई है, जो संधि हुई लाहौर की, वो गलत है, तो अब एक नई संधि होनी चाहिए। उस संधि का नाम होता है संधि ऑफ भैरवाल की संधि 1846 में होती है, ठीक है। लेकिन कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता है, एक मिनट 1846 में होती है कि 1849 में होती है? हाँ सही है, सही, 1846 में होती है। भैरवाल की संधि 1846 में होती है। इस संधि के बाद ये जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार खत्म हो जाता है, इसके बाद सेकेंड एंग्लो सिख वार शुरू होता है 1848 से 49 के बीच में। यहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेज जो है शेर सिंह को भेजते हैं लड़ाई करने के लिए। अंग्रेज और सिख के लोग, सिख जो है पूरा मिस्र जो है वो एक यूनाइटेड होकर फिर लड़ाई शुरू कर देता है। और जब लड़ाई शुरू करता है तो उनको रोकने के लिए उन्हीं में से एक बंदा जो अपॉइंटेड होता है अंग्रेजों की तरफ से, शेर सिंह, उसको भेजते लड़ने के लिए। लेकिन होता क्या है, वो
मूलराज से मिल जाता है, मूलराज से मिल जाएगा और दोनों साथ मिलकर लड़ने लगेंगे। ठीक है, इस समय होता कौन, लॉर्ड डलहौजी। इस समय गवर्नर जनरल कौन होता है, लॉर्ड डलहौजी, हड़प की नीति लाने वाला। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। और चिलियावाला का युद्ध होता है, एक चिलियावाला, बैटल ऑफ चिलियावाला, चिलियावाला का युद्ध होगा। उस चिलियावाला के युद्ध में यही शेर सिंह लड़ेगा जिसको अंग्रेजों ने घेरा था। शेर सिंह लड़ेगा किससे, लॉर्ड घॉग से, लॉर्ड घॉग से लड़ेगा 1849 में, लॉर्ड घॉग से लड़ेगा 1849 में। चिलियावाला का युद्ध होगा 1849 में, उसमें शेर सिंह लड़ता है। शेर सिंह वही शासक है जिसको अंग्रेज भेजते हैं सिख लोगों से लड़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद एंग्लो सिख वार खत्म होगा और जो है सिख एम्पायर पूरी तरह से हार जाएगा। हारने के बाद पूरे पंजाब को चीफ कमिश्नर के अंदर रख दिया जाता है, उसको एक सूबा बना करके चीफ कमिश्नर के अंदर रख दिया जाता है। एक चीफ कमिश्नर उसको रूल करेगा। उस पहला चीफ कमिश्नर कौन बनता है, जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस बनता है फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। जॉन लॉरेंस बनता है फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। ठीक, अब यहाँ पे खत्म हो गया है। अब कुछ मैंने वो दे रखे हैं कि जैसे कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट था, जैसे रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन कौन बना, रणजीत सिंह के बाद किसने किसने शासन किया पंजाब में, तो खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दलीप सिंह। ठीक है, शेर सिंह और दलीप सिंह। और जो है इसका शॉर्टकट है KNSD, KNSD। खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह एंड दलीप सिंह। खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह एंड दलीप सिंह। और जो इम्पोर्टेंट संधियां हुई, ट्रीटीज हुई, ट्रीटी, उसके लिए एक छोटी सी बनाई थी, अमृतलाल भैरव, अमृतलाल भैरव, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ लाहौर और भैरव मतलब ट्रीटी ऑफ भैरवाल, ट्रीटी ऑफ भैरवाल। ये तो इस तरह से पूरा सिख एम्पायर खत्म हो गया। ठीक है, पढ़ के खत्म हो गया।